हेलो बच्चों। हम लोगों ने अभी तक जो टॉपिक किए हैं फर्स्ट चैप्टर के, दीज आर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हम लोगों ने किया है, मतलब एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। उसके बाद बच्चों हमारा इसका थर्ड टॉपिक है संख्याओं को सिद्ध करना कि वो अपरिमेय है या परिमेय है। तो ऐसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, एक चार्ट भी भेजा था कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होती है। एक बार और मैं आपको ये समझा देती हूँ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। कोई भी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी, परिमेय मीन्स रैशनल नंबर। कोई भी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी जब हम उसे किस तरीके से लिख सके, P ओवर Q। P ओवर Q के अगर हम फॉर्म में किसी संख्या को लिख रहे हैं तो वो हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। इसमें खास बात क्या होती है, इसमें मेन चीज़ है कि P और Q दोनों हमारे पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिवाइड में 0 आएगा मीन्स P ओवर 0 आ जाएगा तो ये संख्या हमारी होती है अपरिभाषित, मतलब इसकी अभी परिभाषा हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पता इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या को भाग देंगे तो हमें नहीं पता वो हम भाग कैसे दें। 0 के पहाड़े में, 0 के टेबल में हमेशा 0 ही आएगा, कोई और संख्या मिलती ही नहीं है। तो इसीलिए नीचे अगर Q है तो वो अपरिमेय संख्या होगी, पर अगर नीचे Q नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर हमेशा हमारा नॉन ज़ीरो है, 0 के इक्वल नहीं है, तो और हम किसी संख्या को अगर P बटे Q के रूप में लिख दें तो वो संख्या हमारी कहलाएगी परिमेय संख्या। आया समझ में? यहाँ पर इसी चीज़ को यूज़ हमें करना है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए, परिमेय संख्या की मेन चीज़ ये समझ में आई कि हम जिस संख्या को P बटे Q के रूप में लिख दें, जहाँ Q 0 के इक्वल नहीं है तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी, और जहाँ हम ना लिख पाएँ इस तरीके से वो कहलाएंगे अपरिमेय संख्याएँ। अब एक एग्जाम्पल और है, वो मैं आपको सेकेंड एक्सरसाइज में बताऊँगी कैसे, मतलब 1.4 में। तो 1.3 के लिए इसी परिभाषा के आधार पर हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, इसके अंदर आपके क्वेश्चंस हैं कि आपको कोई संख्या दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है। तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चंस हैं, यहाँ देखिए, ये दिख रहा है आपको, प्रमेय 1.4, √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो ये हम कैसे सिद्ध करते हैं, इसके लिए जितने भी ये क्वेश्चन होंगे, चाहे इसमें √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5, √7, ऐसी कोई भी संख्या आ जाए, उन सबको सिद्ध करने का एक ही सिंगल मेथड है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, वेट फॉर अ वाइल। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, √2 एक अपरिमेय संख्या है इसका। इसमें देखिए, मान लीजिए √2 एक परिमेय संख्या है, जिस चीज़ को हमें सिद्ध करना है उसको मैं अपरिमेय की जगह यहाँ पर कुछ अलग मानूंगी। क्यों उल्टा मानेंगे, क्योंकि बेटा ये एक प्रूफ करने का मेथड होता है जिसके अंदर हम जो हमें प्रूफ करना है हम उसका ऑपोजिट कुछ चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम ये प्रूव करते हैं कि हमने जो माना वो तो गलत था, इसका मतलब जो इन लोगों ने दिया है क्वेश्चन के अंदर वो सही है। तो यही मेथड हम इस क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या के लिए यहाँ सिद्ध करने के लिए बोला है, तो हम इसके अंदर मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो आपको भी मैंने बताया, परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि किसे हम परिमेय संख्या कहते हैं जब हम उसे P बटे Q के रूप में लिख पाएँ, जहाँ Q हमारा 0 के इक्वल नहीं हो। तो हम यही यहाँ पे कर रहे हैं, √2 बराबर P बटे Q, जहाँ Q हमारा 0 के इक्वल नहीं है। और P और Q की क्या खास बात है कि P और Q दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं, तो हमने ये यहाँ पर मान लिया। आपको दिख रहा है √2 बराबर P बटे Q, जहाँ Q 0 के इक्वल नहीं है और P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। हमने माना कि P और Q ऐसी संख्याएं हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो, पर हमने मान लिया कि हो सकता है। इसका मैं उदाहरण बताती हूँ, इस बात का मतलब क्या है। जैसे मानिए मैंने बोला
कोई एक नंबर लीजिए 12। 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ? क्या मैं 12 को ये लिख सकती हूँ 24/2 लिख सकते हैं? 24/2। 24 क्या है? पूर्णांक संख्या। 2 क्या है? पूर्णांक संख्या। 2 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब 12 एक परिमेय संख्या है। अब इनके बीच में यहाँ 24/12 जो मैंने लिखा है, इनके बीच में कुछ कॉमन संख्या है, फैक्टर है, तो यहाँ आप कहेंगे यस फैक्टर है। 2 से के पार इसमें भी 2 आता है, इसमें भी 2 आता है। 2 से मैं 24 को काट सकती हूँ, 2 गुणा 12, और 2 से मैं 2 को काट सकती हूँ, 2 गुणा 1। तो 2 से अगर मैं 24 को काटूंगी तो क्या बचेगा 12, और यहाँ जो 2 कॉमन है फैक्टर, उससे अगर मैं इसे काटूंगी तो यहाँ बचेगा 1। इसका मतलब मैं 12 को ये भी तो लिख सकती हूँ 12/1। तो ये होता है कि ऐसी संख्याएं हमने लिखी जिनके बीच में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो P/Q बराबर R/S। अब हमने यहाँ पर चूज़ किया, यहाँ पे P/Q क्या है? मान लीजिए P/Q मैंने माना 24/2। जब उन्हें कॉमन फैक्टर हटा दिया, जैसे इनके बीच में कॉमन फैक्टर था 2, जब मैंने 2 को हटा दिया तो हमारा फैक्टर आया 12/1। अब ये जो 12 और 1 ऐसी संख्या है जिनमें से अब कुछ भी कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलेगा, मतलब अब हम इन्हें काट कर और छोटा नहीं कर सकते हैं। तो ये संख्याएं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अब हम इन्हें आपस में डिवाइड नहीं कर सकते, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर भी हमने यही कंसिडर किया है। √2 को मैंने लिखा √2 बराबर P/Q, पर मैंने माना इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर को जब मैं जो भी कॉमन है उसे कट कर देंगे, यहाँ से भी हटा दें और यहाँ से भी हटा दें, तो हमने माना कि ये इक्वल हो जाता है किसके? सब जो भी कैंसिल है उसे कैंसिल करने के बाद जो बचा R/S बचा, जिसमें R और S में अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब अब हम इसे और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि ये किसके बराबर है? √2 के। ये हमारी मेन चीज़ है। अब जो हमारे समीकरण आया वो आया R/S बराबर √2। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ? R बराबर इस S को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, R बराबर √2S। ठीक है, ये हमारा बना पहला समीकरण। अब मैंने दोनों तरफ वर्ग ले लिया। वर्ग लेने के बाद हमारे समीकरण बनता है, इधर 2 √2 की स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, S का स्क्वायर S² और R का स्क्वायर R²। तो हमारे पास जो समीकरण आता है वो आता है 2S² बराबर R²। बच्चों अब इसके अंदर लगेगा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यहाँ जो हमारी कंडीशन आई 2S² = R², इसके अंदर जब हम लगाएंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, तो आपने पढ़ा है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम A = BQ + R। R क्या है? R है वो रिमाइंडर जो 0 से लेके B-1 तक हो सकता है। तो अगर मेरा R 0 है तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ A = BQ, और R0 का मतलब क्या है? उस संख्या से वो डिवाइड हो रहा है, B A से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर मेरा कहीं भी ये लिखा हुआ मुझे मिल जाए A बराबर BQ, इसका मतलब B ने A को डिवाइड कर दिया, और कितने टाइम डिवाइड किया? Q टाइम। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से। तो यही बात हमारी यहाँ हमें मिल रही है, 2S² = R²। तो देखिए यहाँ ये हमारा A का काम कर रहा है, 2 हमारा काम कर रहा है B का, और S² काम कर रहा है Q का। तो हमारा क्या बना? A = BQ। इसका मतलब B मतलब 2 ने हमारा R² को डिवाइड कर दिया। अगर 2 R² को डिवाइड करेगा, इसका मतलब 2 R को भी डिवाइड करेगा। ये हमारा रूल कहता है मैथ्स का कि अगर 2 R² को डिवाइड करता है तो 2 R को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 R को डिवाइड कर रहा है तो क्या हम यहाँ पर फिर से यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लगा सकते हैं? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कैसे लगाएंगे? सेम तरीके से कि अगर 2 हमारा R को डिवाइड कर रहा है तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, A की जगह R लिख दूँ कि R बराबर 2A। A कोई एक ऐसी संख्या है जो Q के बराबर है मान लीजिए। ठीक है, Q वाला काम यहाँ पर वो कर रही है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का। इसका मतलब 2 से R कितने बार गया? A टाइम्स। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों समीकरण का हम यूज़ करेंगे जो हमारे पास पहले था। पहले हमारे पास समीकरण क्या था? 2S² = R²। इसके अंदर मैंने यहाँ R की वैल्यू फर्स्ट वाले में रखी, तो हमारे पास क्या आएगा? 2S² = R² करेंगे तो 4A²। 2 से ये 2 टाइम्स गया,
तो दैट इज़ एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2a²। अरे ये तो फिर गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2a²। इसका मतलब फिर से यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लगाएंगे तो 2 किसको विभाजित कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है? एस स्क्वायर को। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से। तो अगर ये एस स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये एस को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 2 ने डिवाइड करा आर को भी, ये हमने पहले कहा था, और 2 ने डिवाइड करा एस को भी। तो 2 तो दोनों को डिवाइड कर रहा है, आर को भी और एस को भी। पर क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि हमने तो ऊपर मान लिया कि ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब आर और एस को अब ऐसी कोई भी कॉमन संख्या नहीं है जो आर को भी डिवाइड करे और एस को भी डिवाइड करे। तो हमने जो माना था वो गलत हो गया। हमने क्या माना था? हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या अगर वो होती, हमारा माना हुआ सही होता, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आता। क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है, विरोधाभास आ चुका है। इसका मतलब हमने जो माना वो गलत है, और हमने माना था वो परिमेय संख्या है, वो गलत है। इसका मतलब क्या ऑप्शन बचा? ऑप्शन बचता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सबको समझ में आया? बिल्कुल इसी प्रकार बच्चों आप लोगों को √2 की जगह √3 आता है, तो यहाँ 2 की जगह सारा काम 3 करेगा। जितनी जगह 2 लिखा है वहाँ 3 का काम हो जाएगा। अगर 5 आता है √5, तो बिल्कुल यही क्वेश्चन हम 2 की जगह 5 लेकर करेंगे। यही क्वेश्चन हम 7 लेकर करेंगे अगर √7 आए। √11 आए तो यही क्वेश्चन हम 11 लेकर करेंगे 2 की जगह। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ये इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको लर्न करना है कि अंडर की ये संख्याएं √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11 ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आप बोलेंगे मैम आपने √4 और √9 क्यों छोड़ दिया? √4 इसलिए छोड़ दिया बच्चों क्योंकि √4 के अगर हम गुणनखंड करें तो 2 × 2 आएंगे, और ये तो पेयर बन गया। इसका मतलब तो +-2 हो गया, आ गया ना हमारे पास। इसकी संख्या हमें मिल गई और अंडर गायब हो गया। अंडर वाली संख्याएं जब तक अपरिमेय होंगी जब तक उसका अंडर गायब ना हो जाए। परंतु अगर मैं √8 लेती हूँ तो इसके अब मैं गुणनखंड करूँगी तो 2 × 2 × 2, एक ये पेयर तो बाहर आ जाएगा, तो ये तो 2 हो जाएगा, पर √2 अभी भी बचेगा। इसका मतलब इसके पास अभी भी अपरिमेय संख्या बची, और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या की गुणा क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। इसीलिए √1 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से बेटा ये पूरी एक्सरसाइज है, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ ये एक्सरसाइज। देखिए इस एक्सरसाइज में ये प्रमेय 1.4 सेम है कि आपको बोला है √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये मैंने अभी अभी कराया है। उसके बाद इन्होंने बोला है √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आप कर सकते हैं 2 की जगह 3 लेकर। इसी प्रकार एग्जाम्पल 10 में अभी आपको बताऊंगी। √11 सेम क्वेश्चन है, 3 √2, तो 3 हमारा परिमेय संख्या क्या है? 3 हमारा एक परिमेय संख्या है, इसे हटा दो, √2 के लिए काम कर लो। या फिर दूसरे तरीका ये हो सकता है ये पूरी संख्या ले लो और इस पूरी संख्या के लिए एक साथ काम कर लो, ये आपकी मर्जी है। मतलब 3 के बारे में तो हमें पता है ये परिमेय संख्या है, √2 को आप सिद्ध कर दो, और या फिर 3 √2 पूरे को आप P/Q के रूप में परिमेय मानने के बाद इसको बिल्कुल उसी प्रकार सॉल्व करो जैसे अभी हमने √2 के लिए किया था। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 √5 के लिए सेम करना है। क्वेश्चन नंबर 3 1/√2 के लिए सेम करना है। सेकेंड पार्ट के लिए सेम करना है। अब हमारा रिमेनिंग है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट एंड एग्जाम्पल नंबर 10। तो उसके लिए एक बार आप देखिए कैसे करना है। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आपको बताती हूँ कि हम कैसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन मैंने लिया, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो देखिए मैंने माना सेम कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b पूर्णांक संख्याएं होंगी और b 0 के इक्वल नहीं होगा। तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 3 - a/b, ये लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, इसको a/b को मैं यहाँ राइट साइड पे ले गई। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या बचता है 3 - a/b इज इक्वल टू -2√5। अब इस -2 को मैं यहाँ डिवाइड में ले गई तो हमारा आया -3/2 प्लस
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a/2b दैट इज़ इक्वल टू √5। अब हमारे पास ये जो कंडीशन आई, इसे देखिए, ये हमारा समीकरण आया। इसमें क्या है, -3/2 p/q के रूप में लिखा हुआ है, एक नंबर है, 3 एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है और 2 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब -3/2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। इसी प्रकार a/2b, a हमारा पूर्णांक है, 2 गुणा b पूर्णांक है और 2b 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि b 0 के इक्वल कभी नहीं होगा, ये हमने माना था। तो इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय होता है। इसका मतलब इसके LHS में हमारा परिमेय संख्या हमें मिली। परंतु हमने पहले सॉल्व किया था कि √5 हमारी अपरिमेय संख्या है। तो हमारा ये इक्वालिटी है जिसमें दोनों के बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है ना, यहाँ पर। और एक तरफ हमें मिला परिमेय संख्या, एक तरफ हमें मिल रही है अपरिमेय संख्या। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम दो चीज़ों को बराबर कह रहे हैं जिसमें एक तरफ परिमेय है, एक तरफ अपरिमेय है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जो हमने माना वो गलत है। तो हमने क्या माना, 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है, वो गलत हो गया। तो क्या बचेगा, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करना है और एग्जाम्पल नंबर 10 करना है। सो आई होप एक्सरसाइज 1.3 आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक लेफ्ट है 1.4 का, जिसके क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट डे सेंड करूँगी। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग बच्चों।